दर्शकों, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है कि महाराष्ट्र में महायुति और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में बीजेपी की सीटें 23 से सीधे 9 पर आ गई। इसलिए शिंदे गुट और अजित पवार गुट के साथ गठबंधन से बीजेपी को फायदा हुआ या नुकसान, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि तीनों दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है और दावा किया है कि सीटों का बंटवारा अंतिम चरण पर है। हालांकि एक तरफ जहां से सारा घटनाक्रम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर आक्रामक चेतावनी देनी शुरू कर दी है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इन सभी मुद्दों पर अब देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट स्थिति पेश की है। आपको बता दें कि गुरुवार को इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में देवेंद्र फडणवीस ने हिस्सा लिया था। इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। वही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, वही विधानसभा चुनाव से पहले ही मनोज जरांगे पाटिल ने भी ऐसा संकेत दिया है कि वह मराठा आरक्षण के मुद्दे पर फिर से आक्रामक हो रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस विधानसभा चुनाव का सामना कैसे करेंगे, ऐसे चर्चा के दौरान फडणवीस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मराठा आरक्षण की समस्या है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया। मराठा समुदाय को अभी भी 10% आरक्षण प्राप्त है। फडणवीस ने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल ने अब कई मांगे रखी है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी वर्तमान मांग अंतिम है या नहीं, लेकिन वे जिस मांग पर अड़े हुए हैं। फडणवीस ने इस पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी से आरक्षण दिया जाना चाहिए। बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने तब एक सर्वदलीय बैठक की थी। शरद पवार, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग भी आए थे। सभी ने मिलकर एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी अन्य वर्ग से नहीं दिया जाना चाहिए। फडणवीस ने कहा, अब मनोज जरांगे पाटिल कहते हैं कि वह ओबीसी वर्ग से आरक्षण चाहते हैं। फडणवीस ने बताया कि मनोज जरांगे पाटिल मुझ पर रोज टिप्पणी करते हैं। देवेंद्र फडणवीस आरक्षण नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि उन्होंने इसे अटका कर रखा है। इस पर फडणवीस ने बताया कि सबसे पहले मैं उन्हें बताऊंगा कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मिलकर सारे फैसले लेते हैं। जिस दिन मेरे मुख्यमंत्री कहेंगे कि वह मराठा आरक्षण के संबंध में क्या निर्णय लेना चाहते हैं और मैंने इसे रोक दिया है, तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ऐसा फडणवीस ने अपने जवाब में कहा। आपको बता दें कि बातचीत में फडणवीस ने आगे ये भी कहा है कि हर कोई जानता है कि मनोज जरांगे पाटिल मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। मैंने जरांगे पाटिल से साफ कह दिया है कि आप बीजेपी के खिलाफ है, आप हमारे खिलाफ है। आप कह रहे हैं कि हमारी वजह से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में फडणवीस ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा है, तो फिर आप जिनका समर्थन करते हैं, लोकसभा के दौरान आपने जिनका समर्थन किया, आपके जिन लोगों ने महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों के लिए काम किया है, उन तीनों में से लिखवा कर लीजिए कि अगर वे सत्ता में आए तो मराठा समुदाय को ओबीसी वर्ग से आरक्षण दे देंगे, फिर आप उनकी मदद करें, ऐसा फडणवीस ने मनोज जरांगे पाटिल को चुनौती देते हुए कहा है। उन्होंने आखिर में ये भी बताया कि यह सब राजनीति चल रही है। कई लोग एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें लोगों के सामने स्पष्ट होती जा रही है। इसलिए लोग जितना सोचते हैं कि चुनाव में इसका असर होगा, उतना नहीं होगा, ऐसा विश्वास फडणवीस ने इस समय व्यक्त किया। तो देखा दोस्तों आपने, बीजेपी नेता ने मराठा आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। साथ ही मनोज जरांगे पाटिल पर विपक्ष का साथ देने का आरोप लगाते हुए नई चाल भी चल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। दर्शकों, मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव का परिणाम शुक्रवार 27 दिसंबर को घोषित किया गया। इस चुनाव में शिवसेना के ठाकरे गुट की युवा सेना ने जोरदार जीत हासिल की। आपको बता दें कि मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव के लिए मतदान 24 सितंबर को हुआ था। दरअसल इस चुनाव में युवा सेना और बीजेपी समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिला। ऐसे में अब इस सीनेट चुनाव को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में शिवसेना ठाकरे गुट की युवा सेना ने 10 में से 10 सीटें जीत ली है। इससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बड़ा झटका लगा है। आपको ये भी बता दें कि पिछले चुनाव में युवा सेना का दबदबा देखने को मिला था। ऐसे में यह साफ हो गया है कि युवा सेना ने इस चुनाव में भी सीनेट में अपना दबदबा कायम रखा है। इस बीच सीनेट चुनाव में युवा सेना की शानदार सफलता के बाद शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने अपने एक्स हैंडल से सभी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में आदित्य ठाकरे ने सत्ताधारियों को चेतावनी भी दी है
कि चुनावी जीत का सिलसिला यही से शुरू होता है। दरअसल इस भारी जीत के बाद ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि एक बार फिर 10 में से 10 उन सभी लोगों को जिन्होंने हमें वोट दिया और शिवसेना ठाकरे गुट युवा सेना के सहयोगियों को आपके विश्वास, समर्थन, प्रयासों और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मुंबई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सीनेट चुनावों में अपना प्रदर्शन न केवल दोहराया है बल्कि उसमें सुधार भी किया है। 100% स्ट्राइक रेट, यही से चुनावी जीत का सिलसिला शुरू होता है। ऐसा आदित्य ठाकरे ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने पोस्ट में कहा है। आपको बता दें कि इस बीच मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव में शिवसेना ठाकरे गुट की युवा सेना ने 10 में से 10 सीटें जीती। इसके बाद जानकारी दी गई है कि जीतने वाले उम्मीदवार शनिवार के दिन मातोश्री जाएंगे और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही सीनेट चुनाव में जीत के बाद शिवसेना भवन इलाके में भी जश्न का माहौल है। हालांकि दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने युवा सेना पर मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में फर्जी पोलिंग एजेंट बिठाने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ एबीवीपी की ओर से सीनेट चुनाव में मतगणना प्रक्रिया को निलंबित करने की मांग की गई थी। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतगणना प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो देखा दर्शकों, आपने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में मिली शिवसेना ठाकरे गुट की भारी जीत ने राज्य का चुनावी समीकरण बदल दिया है। ऐसे में आदित्य ठाकरे द्वारा बीजेपी सहित सरकार को ललकारना क्या सच में विधानसभा चुनाव में सही साबित होगा, ये तो आने वाले चुनाव में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। दर्शकों, देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। हर दल अपने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना चाहता है। ऐसे में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव राज्य सहित पूरे देश के नजरों में है। दरअसल इस वक्त सरकार महायुति गठबंधन की है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। तो वही विपक्ष में महाविकास आघाड़ी है, जिसमें शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले जो पार्टी पहले एक थी, वो विभाजन होने के बाद एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी हुई है। ऐसे में जब इन दोनों दलों के विभाजन पर बीजेपी से सवाल किया गया तो इसे जिम्मेदार कौन है, इसका खुलासा कर दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि क्या महाराष्ट्र में आज 6 पार्टियां बीजेपी की वजह से बनी है। जब ये सवाल देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना की टूट के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है और एनसीपी के टूट के लिए शरद पवार जिम्मेदार है। आपको बता दें, एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया था। दरअसल आपको ये भी बता दें कि 21 जून 2022 को शिवसेना विभाजित हो गई। इसमें एकनाथ शिंदे ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को चुनौती देते हुए बगावत कर दी। उन्हें 40 विधायकों का समर्थन मिला, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई, क्योंकि 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वही इसके बाद 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाविकास आघाड़ी का प्रयोग इस तरह से फेल कर दिया गया। इसके ठीक 1 साल और 2 दिन बाद यानी 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने महायुति में शामिल होने का फैसला किया था। उनके साथ 41 विधायक भी महायुति गठबंधन में शामिल हो गए। इससे शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा। ऐसे में अब जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इन सारी स्थिति के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार जिम्मेदार है, तो राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। उन्होंने आगे बताया कि एक समय था जब कांग्रेस के लोग कहते थे कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है। अभी भी कुछ हद तक ऐसा कहा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष को लेकर 2 पार्टियां एनसीपी और शिवसेना अलग हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने आगे बताया कि वे अपने पार्टी की विरासत अपने बेटे और बेटी को देना चाहते थे। इसी महत्वाकांक्षा से उनकी पार्टियों की आज ये हालत है। फडणवीस ने आगे ये भी बताया कि क्या हम शरद पवार की पार्टी को तोड़ सकते हैं? जिन्होंने जीवन भर लोगों की पार्टी को तोड़ा है, उनकी पार्टी को भाजपा कैसे तोड़ सकती है? शरद पवार की पार्टी उन्होंने ही तोड़ी है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उन्होंने इतने सालों तक अपनी विरासत अजित पवार को सौंपी थी। अब उन्हें लगा कि विरासत सुप्रिया सुले को मिलनी चाहिए। राजनीति में वंशवादी पार्टियां होती है, उनकी स्थिति ऐसी ही होती है। अजित पवार को लगा कि अब मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो वे हमारे साथ आए। ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने अपने इंटरव्यू में बयान दिया है। तो वही शिवसेना के विभाजन पर बात करते हुए फडणवीस ने बताया, जब एकनाथ शिंदे को शिवसेना में इस बात का एहसास हुआ कि जो भी समझौते हो रहे हैं वो सब आदित्य ठाकरे के लिए हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे पार्टी को आदित्य ठाकरे को सौंपना चाहते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे का महत्व बढ़ गया था और पार्टी को आदित्य ठाकरे को सौंपने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए शिवसेना में फूट पड़ गई। फडणवीस ने आगे बताया कि शिवसेना हिंदुत्व के कारण बड़ी हुई पार्टी है
हिंदुत्व छोड़ने के बाद लोगों के पास जाकर वोट कैसे मांगे, ये सवाल एकनाथ शिंदे से पूछा था। इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी और शिवसेना विभाजित हो गई। इसके साथ ही फडणवीस ने ये भी कहा है कि हम राजनीति में भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए जब एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए तो हमने सरकार बनाई। तो देखा, बीजेपी ने साफ किया है कि शिवसेना और एनसीपी के विभाजन में उनका कोई हाथ नहीं है और इसके लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही जिम्मेदार है। ऐसे में अब विपक्ष द्वारा बीजेपी पर क्या पलटवार होता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।